हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कुछ न्यूमेरिकल्स हुआ था, कुछ बच गया था, तो आज हम वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of the uniform magnetic field of magnitude 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो ये ऐसा ही प्रॉब्लम है कि एक डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास डाइपोल है, इस डाइपोल को ये मान लेते हैं -q, दिस इज +q एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, राइट। ये हमारा डायरेक्शन होगा माइनस से +q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, और ये जो है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर जो है हमारा डाइपोल रखा हुआ है, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल है वो एंगल जो है आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ये बना रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है। ये प्रॉब्लम आपका 1.10 टेक्स्ट बुक के हिसाब से। डाइपोल मोमेंट क्या क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है गिवन है P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये गिवन है। थीटा इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और फिर उसके बाद से दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ क्या है ये 4 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो आपको पता है कि बेसिकली टॉर्क का इक्वेशन, ऑफ कोर्स इस पे एक टॉर्क लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा F + Q और एक इधर फोर्स लगेगा F - Q। ठीक है, ये फोर्स लगेगा और ये क्या होगा, ये दोनों फोर्स बेसिकली मिलकर के एक टॉर्क अप्लाई करेंगे इस डाइपोल पे, जिसका रोटेशन इधर होगा। तो यही पूछ रहा है कि ये जो है आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आप जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका P क्रॉस E, राइट, ये होता है टॉर्क। सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, इट इज PE sin थीटा, राइट। यही मुझे पूछा है, यही पूछ रहा है, टाउ जो होगा PE sin थीटा के बराबर होगा। तो P की वैल्यू कितने हैं, इट इज 4 इंटू 10⁻⁹ E का वैल्यू कितना है, इट इज 5 इंटू 10⁻⁴, और फिर उसके बाद से यहाँ पे sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ और sin 30 1/2। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 10, सो दैट इज 10⁻⁻⁴। तो चूंकि आप जानते हैं कि टॉर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इट इज़ ए न्यूटन मीटर। तो आपका जो टॉर्क हुआ वो अल्टीमेटली कितना हुआ 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ इसका टॉर्क का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद से दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक के हिसाब से 1.11 क्या है। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻⁷। तो क्या है कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ए वूल, राइट, और मतलब एक पॉलीथीन को आप रब कर रहे हैं एक वूल से। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये पॉलीथीन जो मटेरियल है हमारा ये है, इसको एक वूल से रब करने के बाद में, वूल से रब करने के बाद में आपको क्या हो रहा है, इस पॉलीथीन पे आपका जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये गिवन है। ठीक है, निगेटिव चार्ज इस पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है 3 इंटू 10⁻Q इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि वूल से पॉलीथीन को रब करने के बाद में जो चार्ज हमारा आया इस पे, यानी कि वूल से इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो करके आपके किस पे आए, इस पे जो आपका पॉलीथीन है मटेरियल है उस पे आ गया। ठीक है, तभी ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। फिर पूछ रहा है कि इसमें कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो पहला इसमें दो क्वेश्चन है। पहला एक चीज इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा वो कितना होगा, और ये पूछ रहा है फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। जो सेकंड पूछ रहा है कि इज देयर मास ट्रांसफर।
तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो पहला एक चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो ऊल से आप पॉलीथीन को रब कर रहे हैं और इसमें गिवन है कि पॉलीथीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है -3 × 10⁻⁻⁷। माइनस आने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऊल से आपका पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ है। ओके, दैट मीन्स पॉलीथीन जो होगा, पहला एक चीज हो जाएगा कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है आपका ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कहां से, ऊल से, ऊल से, ठीक है, ऊल से हमारा पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, पहला चीज। दूसरा ये हुआ कि कितना कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, तो दिया हुआ है कि चार्ज इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁷ कूलम, ये चार्ज दिया हुआ है। तो अब बताइए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, मतलब ऊल से पॉलीथीन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। सिंस Q इज इक्वल टू N × E, दिस इंप्लाइज, हमें क्या निकालना है, एक्चुअली यही N निकालना है। सो N इज इक्वल टू Q/E के बराबर होगा, और Q इज इक्वल टू क्या है, इट इज -3 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, C से C कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 16, और ये हो जाएगा आपका 10⁻12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 15 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका आएगा 15 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा n की वैल्यू वो कितनी आएगी, 1.875 × 10⁻12। सो इतना अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊल से ट्रांसफर होगा कहाँ पे, पॉलीथीन पीस पे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है कि इज देयर एनी मास ट्रांसफर। तो क्या ऊल से कोई मास ट्रांसफर होगा, तो ऊल से इलेक्ट्रॉन निकल करके आपका कहाँ पे आ रहे हैं, आपका ये जो पॉलीथीन पीस है वहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन हैज ए फाइनाइट मास। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ वो मास भी लेके आएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज ए फाइनाइट मास, और वो मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इसका जो आंसर होगा, जस्ट लिख देंगे यस देयर विल बी ए मास ट्रांसफर, और अगर आपको और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि देयर विल बी मास ट्रांसफर फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक चीज और पूछता कि कितना मास ट्रांसफर होगा, तो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा ऑफ कोर्स यस देयर विल बी मास ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से कहां होगा, फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, ऊल टू पॉलीथीन ये मास ट्रांसफर होगा। और कितना अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर होगा, ऑफ कोर्स N × M × E के बराबर हो जाएगा, इतना मास ट्रांसफर होगा, राइट, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इतना मास जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए, और इंटू 10⁻12 और मल्टीप्लाइड बाई 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये इतना जो है अमाउंट ऑफ जो मास होगा वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम 1.12 अगर आप देखें, दो पॉइंट मास चार्जेस हैं, चार्ज जो स्फीयर है इसको बोल रहा है, और इनको ऐसा डिस्टेंस से, मतलब 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, और ये बोल रहा है कि इनका जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो इनका जो रेडियस है उससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इसको आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अब चार्जेस की वैल्यू दी गई है, पहला पूछ रहा है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा वो कितना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो पहले वाले में हमें फोर्स निकालना है। दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अगर इस चार्ज को हम डबल कर दें, अमाउंट ऑफ चार्ज को डबल कर दें और उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो होगा वो कैसा होगा कि कूलम फोर्स, मान लेते हैं कूलम फोर्स एक्चुअली F है, सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यही होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन प्लेस्ड इन ए वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻9, ये हो गया आपका। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम चीज़ है, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.5 × 10⁻7, और दूसरा वाला भी 6.5 × 10⁻7, दैट मीन्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, R²। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू जो है हमारा 50 सेंटीमीटर,
दैट मीन्स इसका आर कितना है 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मुझे सेंटीमीटर में नहीं रखना होगा क्योंकि हमें एमकेएस सिस्टम में चेंज करना होगा, तो इसका मतलब 0.5 हो जाएगा, राइट। तो 0.5 मीटर और इसका आप स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 6.5 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹ और यहाँ पे 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 0.25, राइट। ये हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻5 एक्चुअली न्यूटन आंसर आएगा इसका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना है, जस्ट ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें करना होगा। 6.5 स्क्वायर कर लें आप, फिर उसके बाद से 9 से मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, इसको आप 25 लिख सकते हैं इंटू 10⁻², और फिर उसके बाद से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या है, दूसरा वाला पार्ट है कि अगर चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को कितना कर दें, हाफ कर दें, तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि फोर्स जो है वो F डैश हो जा रहा है, तो F डैश किसके बराबर होगा, देखिए क्या कर रहे हो आप 1/4πε0 चार्ज को डबल कर दे रहे हो, इसका मतलब इंडिविजुअल चार्ज बिकम 2q, दैट इज 2q मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि q1 की वैल्यू क्या होगी 2q और q2 की वैल्यू भी 2q, और उनके डिस्टेंस को हाफ आपने कर दिया तो r/2 स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो क्या जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो 1/4πε0 एंड दिस बिकम 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0 एंड दिस इज q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 16, सो इट इज F डैश। और ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, ये है आपका F के बराबर। इसका मतलब कितना हुआ, ये F डैश इज इक्वल टू 16F के बराबर है, यानी कि जो फोर्स होगा वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये F डैश, सो F डैश इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया था आपका 1.52, सो इट इज 1.52 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 24.32 इंटू 10⁻⁵। इसको और भी लिख सकते हो आप कि ये जो है 2.432 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -4 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है एक्चुअली 16 टाइम्स इंक्रीज हो गया है फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद से और भी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। जो प्रॉब्लम 1.13 है एक्चुअली ये अभी जो नया वाला एनसीईआरटी उसमें है नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 1.14 मेरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये जो है आपका प्रॉब्लम 1.14 है। अगर हम बात करें कि शो दैट द ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिवन बाय दिस वन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जैसे कि ये आपका है, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस है ऐसा, और एक जो है आपका यहाँ पे माइनस है ऐसा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप ऑफकोर्स टेस्ट चार्ज को यहाँ छोड़ दिए, इधर जाएगा, इसका मतलब वो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद से कुछ जो चार्जेस हैं, मतलब इसको ऐसा लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्चुअली वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है चार्ज का कि कुछ चार्ज जो है हमारा कुछ यूं करके जा रहे हैं, थोड़ा इसको दिखा दें कि ये हमारा ऐसा करके जा रहा है पहला वाला चार्ज। जो दूसरा वाला चार्ज है वो कैसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब यहाँ से कुछ यूं करके जा रहा है ऐसा, और कुछ थोड़ा पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और फिर तीसरा वाला जो है वो हमारा कुछ यूं करके जा रहा है ऐसा, थर्ड वाला, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा, पहले तो साइन आप दीजिए चार्जेस का, ठीक है। फिर बताना है कि मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, और फिर उसके बाद से विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक चीज़ करना होगा कि देखिए यहाँ से चार्ज गया तीनों, मतलब एक बीम ऑफ चार्जेस जो हैं कुछ यहाँ से जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस साइड में, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सभी चार्जेस पे फोर्स लगेगा, जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इस प्लेट के अंदर से होकर के गुजरेगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा।
अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लस क्यू है तो सो इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल माइनस है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल एक्चुअली फोर्स लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो आपका पॉजिटिव प्लेट के साइड में शिफ्ट होना शुरू करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट और जो सेकंड होगा उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा चार्ज का, और ये जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, थर्ड जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो जो है नेगेटिव साइड में अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो रहा है, वो जो है आपका पैरेलल में आपका जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। फिर उसके बाद से अब बात करें कि हमारा जो चार्जेस की अगर हम बात करें कि किसका जो है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, तो इसमें जस्ट आपको एक चीज देखना है कि जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका चार्ज टू मास रेशियो जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिफ्लेक्शन कैसे आप मेजर करोगे। तो देखिए डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं हम कि जब आपका इनिशियली जब वो चार्ज पार्टिकल जा रहा था तो इनिशियल डायरेक्शन इज दिस, ये चार्ज पार्टिकल का इनिशियल डायरेक्शन है और ये चार्ज पार्टिकल का आपका फाइनल डायरेक्शन है, राइट। सो दिस इज दैट फाइनल डायरेक्शन, ये आपका डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे गया, जैसे कि ऐसा करके जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा करके, तो इसका मतलब इनिशियल डायरेक्शन इज दिस एंड फाइनल डायरेक्शन इज दिस, फाइनल डायरेक्शन इज दिस, सो दिस इज द डिफ्लेक्शन। उसी तरीके से आप हर एक में डिफ्लेक्शन निकालिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस, सो दिस इज द डिफ्लेक्शन। व्हाट अबाउट दिस, अगर ये सीधा अगर ऐसा करके जा रहा है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे कम डिफ्लेक्शन हुआ ये वाला। तो अगर आप देखें तो डिफ्लेक्शन किसका सबसे ज्यादा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर आप देखें, देखिए कभी ये मिस मतलब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो है कंफ्यूजन भी हो सकता है कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही लगता है। तो डिफ्लेक्शन को ही जस्ट देखना है कि डिफ्लेक्शन जिसका सबसे ज्यादा हो उसका जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, बस वही याद रखना है। तो यहाँ के हिसाब से हम ये कर देते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, अगर मान लेते हैं θ1 यहाँ पे, θ2 यहाँ पे, θ3 अगर यहाँ पे है, तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब θ3 वाले का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका हमारा चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम 1.15 की। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम along I डायरेक्शन, I कैप है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है, पहला ये। And what is the flux through the same square if the normal to its plane makes 60° angle with the x-axis? ठीक है, फिर क्या होगा? अच्छा देखिए, पहला तो यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना है, 3 × 10⁻³ कितना 3I, और ये होगा न्यूटन पर कूलम, ये होगा I डायरेक्शन में, क्या है यहाँ पे I, x डायरेक्शन में है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में लगा के आपने रखा है, ये YZ, देखिए ये x है, ये y है और ये z है, इसका मतलब ये जो प्लेन होगा वो क्या होगा, YZ प्लेन। और आपने यहीं पे कहीं पे ये प्लेन आपने x एक्सिस के ये YZ प्लेन के पैरेलल, सो दिस इज द YZ प्लेन के पैरेलल वाला प्लेन है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा गिवन प्लेन है वो है, और ये प्लेन क्या है, YZ के पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको 3D से आप कर सकते हैं कि जैसे यहीं पे अगर मैं बात करूं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये वाला मान लेते हैं कि अगर हम y एक्सिस है और इधर हम z एक्सिस, तो इस साइड का जो दीवार होगा वो एक्चुअली क्या होगा, YZ प्लेन होगा, और ये वाला x एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दीवार हमारा यहाँ पे है, इस साइड में है, ये हमारा YZ प्लेन के पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये है, और इसका जो सरफेस जो बना हुआ है कि सरफेस का जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू दिस सरफेस वो कितना होगा, तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं वो phi है, phi इज इक्वल टू होगा आपका E डॉट A होगा, तो इट इज EA cos थीटा। इस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है YZ के पैरेलल है, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा x एक्सिस के लॉन्ग होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये भी है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये भी है। तो थीटा इज इक्वल टू जब 0 डिग्री होगा, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज कॉस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 × 10⁻³ ये हो जाएगा, और एरिया कितना होगा, और इसका साइड दिया हुआ है, साइड जो है आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, आई गेस साइड कितना है, साइड जो है एक 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या गिवन है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 10⁻⁻² एंड यहाँ पे आपका जो है cos 0 डिग्री दैट इज 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये आपका कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका होगा फाई का वैल्यू। ठीक है, इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि ये आपका पहला वाला पार्ट था, जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है, दूसरा वाला पार्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। नॉर्मल जो है इसका, नॉर्मल जो है मतलब ये आपका मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ऐसा हुआ कि हम इसको थोड़ा यूं करके अगर करें यहाँ पे, तो इसका नॉर्मल ये होगा, और ये जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, इट इज ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और ई की वैल्यू कितनी है, फिर से सेम चीज़ 3 × 10⁻⁵, और एरिया कितना है, एरिया जो है आपका -2, और यहाँ पे cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2, राइट। तो कितना हो जाएगा आंसर 3 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 दैट इज 30/2 दैट मीन्स 50, तो 50 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब आधा हो जाएगा 60 डिग्री कर लेंगे तो। ठीक है, ये हो गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, अब इसी में एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर 1.16 अगर आप देखें, मैच करा लीजिए क्वेश्चन 1.16, मेरे ख्याल से उसमें कुछ करना नहीं है, जो प्रॉब्लम 1.16 है इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.15। एक्सरसाइज 1.15 में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो इसका जो फेसेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, मतलब ऐसा हुआ कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए एक्स वाई जेड, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन द सेंस एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो ये जो हो रहा है कि इसके प्लेन के पैरेलल है, आप इसको यूं करके बना सकते हो कि मान लेते हैं कि एक क्यूब हमें मतलब डिज़ाइन करना है, तो ये हमारा एक क्यूब होगा, इट विल बी लाइक दिस, ये हमारा होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये हमारा क्यूब है। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। बोल रहा है कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, देखिए जितना इलेक्ट्रिक लाइंस एक इस फेस से, मान लेते हैं ये फेस 1 है और ये फेस 2 है, जितना इलेक्ट्रिक लाइंस इस फेस 1 से अंदर जाएगा एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आपका सेकेंड वाले फेस से निकलेगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स एक्चुअली क्या हो जाएगा 0 होगा, एफ नेट जो होगा फाई नेट दैट विल बी 0। प्रॉब्लम 1.17 है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे एक हम बॉक्स कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक बॉक्स है, इससे बोल रहा है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो रहा है फाई नेट वो किसके बराबर है, वो है आपका गिवन है, इट इज 8.0 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका नेट आउटवर्ड फ्लक्स है। मतलब इससे जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमारा निकल रहा है वो कितना है, ये 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है,
फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका आप देखें तो ये है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आपका कैसे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यही पूछ रहा है पहला कि हमारा जो नेट चार्ज होगा, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सो क्यू इनसाइड जो होगा आपका बॉक्स का कितना होगा, ε0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻11 आई थिंक इंटू 8 इंटू 10⁻3, और ये चूंकि चार्ज है तो ये आपका कूलम में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इतना आएगा 7.07, प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एक्चुअली वो उसके अंदर होगा जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछ रहे हैं। ये जो ε0 की जो वैल्यू होगी ये आई थिंक 10⁻12 होती है, तो यहाँ पे 10⁻12 लिख देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से ये आपका 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा करके आएगा, मतलब इसका जस्ट प्लीज़ ये यही इसीलिए वेरीफाई कर लेना है। इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि बोल रहा है कि जो नेट जो फ्लक्स है वो हमारा इस बॉक्स से जो नेट फ्लक्स हमारा है वो हमारा क्या है, वो हमारा 0 है। नेट फ्लक्स जो है वो हमारा 0 है। तो नेट फ्लक्स 0 होने से देखिए गॉस लॉ के हिसाब से तो नेट फ्लक्स 0 है, तो ये है 1/ε0 टाइम्स QIN। इसका मतलब ये हो जाएगा कि QIN 0 हो जाएगा। तो क्या QIN 0 होने का मतलब है कि वो जो नेट अमाउंट ऑफ जो आपका जो चार्जेस है यहाँ पे है ही नहीं बॉक्स के अंदर, ऐसा नहीं है। ये नेट यानी कि ये जो QIN है एक्चुअली वो चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चूंकि फाइनेट एक्चुअली हमारा 0 होने का मतलब चार्ज यस ऑफ कोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे QIN 0 हुआ। देखिए चार्ज जैसे कि मान लेते हैं नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता इन द सेंस कि जैसा कि मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक सरफेस से मतलब जो है अंदर जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सरफेस के अंदर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है ही नहीं, पहला चीज़। दूसरा, जब आप बोले कि नहीं भी हो सकता है, अगर हम दूसरा बोले कि जैसे कि चार्जेस हो भी सकते हैं, लेकिन चार्जेस हो सकते हैं लेकिन नेट फ्लक्स जो है वो 0 है, ये कैसे हुआ। तो ये ऐसे हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं एक चार्ज हमारा प्लस एक माइनस Q है और यहाँ पे आपका प्लस Q है, अब उस केस में आप बताओ तो नेट जो QIN होगा वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन चार्जेस हैं कि नहीं है, इसके अंदर चार्जेस है। चार्जेस होने के बावजूद भी ये जो नेट फ्लक्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करना होगा कि एक तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि चार्ज नहीं भी हो सकता है। चार्ज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो बॉक्स है वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस केस में जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स मान लेते हैं कि सरफेस से एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा। दूसरा, यस चार्जेस हो भी सकता है, तो अगर चार्जेस होगा तो वो होगा उसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लस Q चार्ज अगर यहाँ पे है तो माइनस Q चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे हमारा जो Q नेट होगा वो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1.18 ऐसा है कि ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक सेंटर ऑफ स्क्वायर है, मान लेते हैं कि कुछ यूं करके लेट अस कंसीडर इट इज लाइक दिस। इस सेंटर ऑफ स्क्वायर से के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव, जस्ट 5 सेंटीमीटर अबव दिस वन 5 सेंटीमीटर, और ये आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो चार्ज है वो की वैल्यू कितनी है, जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपका 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू आपका गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। What is the magnitude of electric flux through the square? What is the magnitude of electric flux through the square?
थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विथ ईच 10 सेंटीमीटर। इसमें हिंट भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस वन, मतलब नेट फ्लक्स कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो नेट फ्लक्स जो आएगा वो कैसे आएगा, देखिए इसमें अगर आप बात करें कि ये जो है डायरेक्टली इसके सेंटर से आपका रखा गया है, यहाँ पे डायरेक्टली इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर एबव। जैसे इसको अगर हम बात करें कि कैसे रखा हुआ है, हाँ ये मेरे पास मान लेते हैं कि ओके लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, लेट अस कंसीडर दिस स्क्वायर। चार्ज को अगर ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर इसका साइड है, इसके 5 सेंटीमीटर अहेड पे एक चार्ज रखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि पूछ रहा है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा। इसको एक्चुअली गॉस लॉ से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। पहले एक काम करें कि इसको हम एक मतलब एक हमारा ये सरफेस दिया गया है, एक स्क्वायर है, इसको हम यहाँ से भी एक मान सकते हैं, एक साइड इधर से भी, एक साइड इधर से भी, इधर से भी और ऊपर से भी। मतलब अगर इसको हम क्यूब बना लें तो जैसे ही आपने क्यूब बना लिया इसको लेकर के, तो वो जो चार्ज होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली इसके क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। इसका मतलब वो आपका एक गॉसियन सरफेस बनेगा। जब गॉसियन सरफेस बनेगा तो डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, राइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी फिगर को मैंने ऐसे बना लिया। अब इसको लेकर के हमने एक क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद में ये जो चार्ज होगा उसके सेंटर पे आ जाएगा। तो जब चार्ज उसके सेंटर पे आ जाएगा तो जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो यूजिंग गॉस लॉ ऐसा लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, राइट। समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये आपका चार्ज हो गया। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, ये आपका कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना लिखने के बजाय अगर आप इसको एक काम करें कि जैसे एग्जांपल के तौर में बोल रहा हूँ कि यहाँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आएगा। तो ऑफकोर्स ये पूरा जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ऐसा करके वैल्यू आएगा, राइट। लेकिन बात यह है कि इसको करने से अच्छा ये है कि चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा, फिर इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा होता है एमकेएस सिस्टम में। तो यहाँ पे व्हाट अबाउट 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁹ जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा आपको यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10⁻⁹ जस्ट आपको यहाँ पे करना होगा। तो मतलब जस्ट आप इससे भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू आई एन की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। अब जस्ट इसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। हमारा ये जो वैल्यू होगा फाई इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अभी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा आपका 4, आएगा नहीं आएगा, ये आपका फ्लक्स आ गया 5, ठीक है। अभी क्या होगा कि देखिए ये जो है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू ऑल द सरफेस, और ये इसके सेंटर पे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी सरफेस से इक्वल अमाउंट ऑफ लाइंस पास करेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो ये जस्ट पूछ रहा है कि हमारा इस सरफेस से कितना पास कर रहा है, इससे कितना पास करेगा। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस मिला करके आपका इतना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक फेस से कितना पास करेगा, तो एक फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा तो होगा 5/6। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा कि हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू वन सरफेस। हेंस इसको आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा आपका पासेस थ्रू वन सरफेस। वन सरफेस से कितना हो जाएगा 5/6। 5 कितना है 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴, और इसको आप 6 लिख लीजिए। तो 6 लिखेंगे तो और ये होगा 3 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। तो कितना आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 1.89 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एक सरफेस से होकर के।
अब जो है दूसरा प्रॉब्लम हम देखते हैं कि प्रॉब्लम 1.19 क्या है। प्रॉब्लम 1.19 अगर आप देखें कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब गॉसियन सरफेस। मतलब ये ऐसा हुआ कि ये आपका एक गॉसियन सरफेस आप बना लीजिए, क्यूब है एक्चुअली गॉसियन सरफेस, ये बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस क्यूब है और उसके सेंटर पे आपका चार्ज रखा हुआ है क्यू, और क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। और इस सरफेस का जो एज है वो कितना हुआ, वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो बेसिकली क्या, गॉसियन से गॉस लॉ, तो इसको फिर से वही अप्लाई कर देंगे यूजिंग गॉस लॉ। क्या हो जाएगा यूजिंग गॉस लॉ कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁻⁶। और फिर उसके बाद से आपका यहाँ पे आपका ε0 की वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो, या तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया वैसा, या फिर उसके बाद से जैसे आपको करना है वैसा। तो इसको अगर हम 8.85 × 10⁻12 लिखते हैं तो ये न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कितना सरफेस है, इसका एरिया उससे कोई मतलब है नहीं। एक्चुअली पहले वाले केस में भी कोई मतलब नहीं था। उसका रीज़न ये था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस होता है उस सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसमें जैसे यहाँ पर ही एक बड़ा सा अगर आप सरफेस मान लें, इसी में आप एक बड़ा सा सरफेस मान लें, तो अब मैं पूछूं कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना पास करेगा, एग्जैक्टली उतना ही Q/ε0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस को अगर हम छोटा भी करते जाएं और Q को उसके अंदर ही रहने दें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। तो एग्जैक्टली ये ईच का साइज देने से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया और डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि कितना है, इसको प्लीज आप वेरीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है 2.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम 1.20 जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम 1.20 देखिए, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, फ्लक्स जो है वो कितना है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। इसका एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जो कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, और ये जो चार्ज है सेंटर्ड ऑन द चार्ज, मतलब चार्ज का जो सेंटर है बेसिकली, मतलब चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है या सेंटर जो है वो चार्ज पे है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। तो पहला ये निकालना है हमें कि पहला क्या प्रॉब्लम है। देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, अगर इसी रेडियस को, गॉसियन सरफेस के रेडियस को अगर हम डबल कर दें, मतलब ये इसको हम ऐसा मान लें कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर अगर हो जाता है गॉसियन सरफेस, तो पूछ रहा है कि हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, हाउ मच फ्लक्स विल बी पासेस थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा अगर गॉसियन सरफेस को हम डबल कर दें। व्हेन R बिकम 2R, तो फ्लक्स कितना पास करेगा। तो एक चीज जस्ट देखिए, इससे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस है, यहाँ पे देखिए ऐसे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो इससे पास कर रहा है एग्जैक्टली वही दूसरे वाले सरफेस से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि बेसिकली गॉसियन सरफेस को अगर आप चेंज भी करते हो, उसके आप रेडियस को R को 2R कर दो, 3R कर दो, 4R कर दो, रेडियस को R/2 कर दो, R/3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अमाउंट ऑफ आपका इलेक्ट्रिक लाइंस एक सरफेस से पास कर रहा है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो है वो दूसरे वाले सरफेस से भी पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आप व्हेन R बिकम 2R, नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वही रहेगी। फिर उसके बाद से पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, वो जो पॉइंट चार्ज क्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू QIn/ε0। तो हमारा ये QIn पूछा हुआ है, तो QIn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ε0 मल्टीप्लाइड बाई दैट फ्लक्स, दैट इज -1.0 × 10⁻³
और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और ये कितना मल्टीप्लीकेशन होकर के हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1.0 इंटू 10⁻3, तो मेरे ख्याल से माइनस 8.85 इंटू 10⁻2 और ये कितना हो जाएगा ज़रा सा बताइए। हाँ 10⁻−12 होता है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा -9, राइट। और ये हो जाएगा जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस इज इक्वल टू -8 पॉइंट, मतलब ये आपका नेट अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे इनक्लोज्ड होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम 1.21। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस कंडक्टिंग स्फीयर को थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इससे 20 सेंटीमीटर दूर अगर आप चले जाएं उसके सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पे है मैग्नीट्यूड में। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, अच्छा पॉइंट रेडियली इनवर्ड मतलब इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये स्फीयर पे जो कंडक्टिंग है तो पूरा जो चार्जेस होगा उसके सरफेस पे होगा, तो नेट चार्ज कितना होगा बताइए। तो अगर आप जब इस स्फीयर से, अगर आप जो पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है अगर स्फीयर से दूर अगर आप रखते हैं तो इसको हम जनरली पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। तो उसके वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q/r² हो जाएगा। सो यहाँ पे देखें हमें एक्चुअली वही Q पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E और इंटू r², ये हो जाएगा हमारा Q की वैल्यू। तो चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है यानी R कितना है, ओके। तो क्या हम डायरेक्ट वो लिखें या फिर डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखें, जैसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया हमारा। E की वैल्यू कितना है, इट इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू कितनी है, R जो है यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 0.2, यानी कि इसका स्क्वायर, समझ में आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि 6.7 इंटू 10⁻⁹ एंड व्हाट इज दैट, इट इज कूलम इन कूलम, ठीक है। तो जो चार्ज होगा वो आपका 6.7 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन ये एक बात है कि चार्ज का नेचर कैसा होगा, अगर आप उस नेचर के बारे में बात करें तो इस पे जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली वो रेडियली इनवर्ड हो रहा है। इसका मतलब जो चार्ज का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ द चार्ज जो होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो नेचर ऑफ द नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका निगेटिव होगा। नेचर ऑफ द नेट चार्ज विल बी निगेटिव, ठीक है, क्योंकि रेडियली इनवर्ड हो रहा है। अब प्रॉब्लम 1.22 देख लेते हैं। A uniformly charged conducting sphere of 2.5 meter diameter has a surface charge density given. Find the charge on the sphere. Okay. What is the total electric flux leaving the surface of the sphere? तो पहले आपको क्या निकालना है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब जो भी चार्जेस आप देंगे वो उसके सरफेस पे ही होगा। मान लेते हैं ये प्लस जो भी चार्ज आप कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस पे। क्या क्या गिवन है, गिवन है इसका जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर है। इसका मतलब रेडियस कितना होगा, रेडियस जो है आपका 1.2 मीटर हो जाएगा, ये रेडियस गिवन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओके।
फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पहला हमें क्या निकालना है कि वो चार्ज फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन द स्फीयर, एक्चुअली उसके सरफेस से पूछ रहा है। तो चूंकि ये कंडक्टिंग, एक बात यही है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस हमेशा उसके सरफेस पे ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ। इसीलिए यहाँ पे आप देखें कि ये जो है जो आपका ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पर मीटर स्क्वायर आया हुआ है। पर मीटर मतलब क्या हुआ कि वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस पे ही आप जो है अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हो। तो उस केस में जो हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा कि इफ Q बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देन Q विल बी इक्वल टू व्हाट, द सरफेस एरिया कितना है कि वो होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपका सिग्मा ही आप अभी रखो, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस। और इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14, और R कितना है, R इज बेसिकली 1.2, तो 1.2 स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻⁶। सो ये आपका पूरा टोटल किस में आएगा, कूलम में। सो ये हो जाएगा आपका Q चार्ज इंटू 1.44, और ये आपका 8 इंटू 10⁻, यहाँ पे -5 होगा, -5, और ये कूलम। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। सो प्लीज़ इसको आप लोग वेरीफाई कीजिए। तो जस्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके ही करना है, ठीक है। तो ये नेट अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा इतना हो गया, ओके। और इसी का जो दूसरा वाला पार्ट है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, दैट मीन्स गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू होगा Q/ε0। तो टोटल चार्ज हमारा निकल गया 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, और ये कितना हो जाएगा, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। आप वैल्यू रखेंगे तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर पूरा आ जाएगा। तो आप जैसे भी मन करें, ε0 की वैल्यू वो 4 पाई इंटू 10⁻², मतलब इसको ऐसा भी, और मैं करके कर देता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.45 इंटू 10⁻³ यहाँ पर हो गया। अच्छा, इसको याद रखना है, और करके लिख रहा हूँ इंटू 4 पाई। 4 पाई का मतलब ये होगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, और ये भी आपका न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो आप चाहे इससे करें चाहे आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। फिर उसके बाद से इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आपका कितना आएगा, 1.64 इंटू 10⁸ और न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको प्लीज़ आप लोग देखिए, ठीक है। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब उसके बाद से एक हमारा 1.23 प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 1.23 क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी, और लाइन चार्ज है, और इसका जो है आपका कुछ दिया हुआ है कि इससे 2 सेंटीमीटर, आई थिंक 2 ही है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो है आपका 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जरा सा देख लेते हैं इसको। तो आपको पता है कि एक इनफाइनाइट अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके वजह से किसी डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/4 पाई ε0 2 λ/r, ये होता है। यहाँ पे आपको वही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और फिर निकालना क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकालना हुआ, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 पाई ε0 इंटू r इंटू e डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका। अब इसको क्या करेंगे,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁻⁹ और ये नीचे 2 है, इसको आप वैसे ही रहने दें। और r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.02 मीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो चूंकि ये लैम्डा है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब ये लाइन चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर इसका आपका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि 9 से ये 9 कैंसिल, 2 से इसको 0.01 हो जाएगा ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.01, अभी इसको ऐसे ही रहने दो आप। 10⁻², ये आपका 4 हुआ और ये 9 ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², दैट मीन्स 10⁻⁷ और कूलम पर मीटर, ये आपका होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 10⁻⁷ कूलम पर मीटर में होगा आपका। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब लास्ट का प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 1.24। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। तो पहले आप पैरेलल प्लेट्स बना लीजिए। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, 2 लार्ज, एक्चुअली वो इनफाइनाइट टाइप का, लेकिन ये जो है सेपरेटेड बाय ये क्लोज टू ईच अदर, यस, सेपरेशन काफ़ी क्लोज है इनका। वन ऑफ देयर इनर फेसेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस। यानी कि अगर आपका यहाँ पे प्लस है, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या है, माइनस है। ठीक है, अपोजिट चार्ज डेंसिटीज़ हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू 17.0 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि इस पे जो है 17 इंटू 10⁻22, इस पे -17 इंटू 10⁻22, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहला निकालना है व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, ये हमारा सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन मान लेते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे निकालना है। फिर उसके बाद से क्या बोल रहा है कि इन द इनर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट, सॉरी सेकंड वाला है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट का जो आउटर रीजन होगा मान लेते हैं इस पॉइंट पे, और फिर उसके बाद से इसके अंदर में, मतलब आपका ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट आप यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ ले लो। तो ये पहले वाले सरफेस के आउटर में हुआ, ये आपका मिड में हुआ, इनके बीच में हुआ कहीं पे, और ये वाला जो पॉइंट हुआ वो दूसरे सरफेस के बाहर हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट है पॉइंट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। या आई थिंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस शुड बी द सेकंड एंड दिस शुड बी द थर्ड वन। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, तो कितना हो जाएगा, E एट पॉइंट 1। जो आपका पॉइंट 1 होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए यहाँ पे चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप जानते हैं कि पहला जो हमारा एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है और उस पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो उसके वजह से नियर बाई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चूंकि ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो मान लेते हैं कि ये E1 जो है आपका कितना हो जाएगा, ये E1 ड्यू टू दिस मतलब पहला वाला जो हमारा प्लेट है उसकी वजह से। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो हमारा कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एग्जैक्टली होगा, लेकिन ये हमारा इधर होगा E2, मतलब चूंकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो पॉइंट जो है इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो होगा मान लेते हैं E नेट, जो किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपका E1 प्लस E2 वेक्टर। और ये आपका जो E1 प्लस E2 है, E1 मतलब फर्स्ट प्लेट की वजह से, E2 मतलब सेकंड प्लेट की वजह से, तो ये आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, यही बात है कि एक का जो डायरेक्शन है, एक का डायरेक्शन जिधर है वो उसके अपोजिट में ही एग्जैक्टली दूसरे का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ई नेट का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, देखो एग्जैक्टली ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है एग्जैक्टली इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, इसका जब वेक्टर समेशन करेंगे तो कितना होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली एट पॉइंट बी,
या एट पॉइंट, मेरे ख्याल से इसको ए बी सी मान लो, ए पॉइंट, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम सी पॉइंट, क्योंकि उसका रीजन है फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट की वजह से मान रहा हूँ। एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए एट पॉइंट बी एग्जैक्टली सेम चीज़ होगा, माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम मान लेते हैं कि E2 जो हम यहाँ पे माने थे, E2 ये हमारा इस साइड में, और प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 इधर की वजह से, ठीक। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, यहाँ पे E नेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस ये हमारा E2, और ये आपका फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हुआ। लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट वही डायरेक्शन आपको देखना है, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, E1 का जो डायरेक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में, और E2 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, E2 का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा ये होगा हमारा E2 का डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखेंगे क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू, फिर से वही चीज़ आएगा, E1 प्लस E2 वैक्टर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर। सो E1 की इसका जस्ट मैग्नीट्यूड अगर आप लिखें तो E मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जस्ट दोनों को ऐड कर देना। उसका रीजन ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनसाइड दैट वन, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपका पहला और जो दूसरा वाला प्लेट है उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में 0 हो रहा है, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारा उसमें कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जस्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही टाइप का है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जस्ट अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि हमने जो है अभी इस वीडियो में ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स किया, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी वीडियो में किया, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हमारा वो पहले वाले वीडियो में इसके जस्ट पहले। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।